नमस्कार। गत वीडियो में मैंने आपको रूटीन चेकिंग यानी नैतिक जांच के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परीक्षण जांच, जिसे हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। परीक्षण जांच से तात्पर्य लेखांकन व्यवहार के प्रत्येक लेखे की जांच न करके कुछ चुने हुए व्यवहारों की जांच की जाती है, उसे हम परीक्षण जांच कहते हैं। जैसे हम कोई वस्तु खरीदने जाएं, गेहूँ वगैरह खरीदने जाएं, तो पूरी बोरी उसमें न खुला के पूरे गेहूँ को न देकर हम उसमें एक परखी लगा के थोड़ी सी गेहूँ का नमूना लेकर ही उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये गेहूँ सही है या नहीं। इसी तरह बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसको हम संपूर्ण रूप से उसको न देकर उसके किसी एक भाग को या एक हिस्से को देकर ही हम पता लगा सकते हैं कि वो कार्य सही है या नहीं। तो इसे हम परीक्षण जांच कहते हैं। तो लेखांकन में भी हम परीक्षण जांच का प्रयोग कर सकते हैं। जब अंकेक्षण जांच पूरे व्यवहार में से कुछ प्रतिनिधि व्यवहारों अर्थात नमूनों के आधार पर की जाती है एवं उसके आधार पर व्यवहारों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तो उसे परीक्षण जांच कहते हैं। यानी जो हम सैंपलिंग लेते हैं, जो हम नमूना लिया, उस नमूने को देखकर हम कह देते हैं ये सही है या नहीं। तो उसके आधार पर ही हम देखते हैं कि पूरा समग्र या सभी व्यवहार है वो सही है, यानी वो नमूना ही संपूर्ण कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि परीक्षण जांच के समय गलतियां अथवा अनियमितताएं प्रकट होती है तो हम उसका जांच का दायरा भी बढ़ा सकते हैं, और यदि नहीं प्रकट होती है तो उसे ही हम सही मान लेते हैं कि ये हमारा सैंपल सही है, तो बाकी भी सारे सही है। तो इसे हम परीक्षण जांच कहते हैं। अब परीक्षण जांच की सीमा को निर्धारित करने वाले कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर ही परीक्षण जांच की जाती है। उनमें से सबसे पहला है हमारा आंतरिक नियंत्रण। यदि किसी संस्था में सुदृढ़ और संतोषजनक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाई जाती है तो वहाँ पर हम परीक्षण जांच से काम चला सकते हैं। वहाँ पर प्रत्येक लेखा व्यवहारों की विस्तृत जांच करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी तरह है व्यवसाय का आकार। यदि व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है तो उसमें दिन प्रतिदिन होने वाले व्यवहारों, वर्ष भर में होने वाले व्यवहारों की संख्या भी बहुत अधिक होगी, तो प्रत्येक व्यवहार का हम जांच नहीं कर सकते। इसलिए जब व्यवसाय का आकार बड़ा होगा तो हम परीक्षण जांच ही कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रमाणों की विश्वसनीयता। यदि संस्था में विश्वसनीय प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र मौजूद है तो जांच का क्षेत्र भी कम विस्तृत होगा। यदि प्रमाणक विश्वसनीय नहीं है या प्रमाणकों का कहीं अभाव है या उसमें कहीं काटछांट की गई है तो हमारी जांच का दायरा विस्तृत हो जाएगा। उसके पश्चात है हमारा मदों का महत्व। संस्था में कुछ मदें ऐसी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे नगद है, स्टॉक है। तो इन मदों का जो महत्वपूर्ण मदें मानी जाती है उन मदों का हमें विस्तृत जांच करना पड़ता है, और कम महत्व की मदों को हम परीक्षण जांच के द्वारा ही कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारा आ रहा है जांच का उद्देश्य। परीक्षण जांच अपनाए या न अपनाए, इसको देखने के लिए हम जांच का उद्देश्य भी देखते हैं कि यदि जांच किस कार्य विशेष के लिए की गई है या किस के लिए कार्य विशेष के लिए की जाएगी, तो जिस कार्य विशेष के लिए की जाती है तो वहाँ पर उस कार्य से संबंधित हम जांच भी सावधानी से करेंगे, और उस संबंध में देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। जैसे कोई व्यवसाय खरीदना है, बेचना है, कोई संपत्ति खरीदनी है या बेचनी है, तो उससे संबंधित जो भी जांच प्रणाली है वो हम बहुत ही सावधानीपूर्वक देखेंगे कि कहीं पर उसमें कोई गलती नहीं रह जाए। उसके पश्चात आता है हमारा संस्था की नियमावली। यदि किसी संस्था में
कुछ विशेष मदों की विस्तृत जांच होना आवश्यक है तो हमें वहाँ पर उन मदों का विस्तृत जांच करना होगा। इसके साथ ही पूर्व अनुभव, यदि अंकेक्षक ने उस संस्था में पहले भी जांच कार्य किया है, अंकेक्षण कार्य किया है और उसमें कहीं भी हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं थी या किसी लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी थी, तो वो अपनी पूर्व अनुभव के आधार पर ये निर्धारित कर सकता है कि गत जो हमने अंकेक्षण कार्य किया है उसमें कहाँ कहाँ हमें क्या क्या कमी महसूस हुई, तो उस हिस्से को बहुत अच्छी तरह से देखना और जहाँ हमें कहीं कोई गलती वगैरह नहीं नज़र आई और कार्य बहुत अच्छी और आसानी से सही किया गया, तो वहाँ हम रूटीन जांच भी कर सकते हैं या परीक्षण जांच के द्वारा भी हम कार्य कर सकते हैं। तो पूर्व अनुभव जांच की सीमा को निर्धारित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आ रहा है हमारा नमूने का प्रतिनिधि होना। हम टेस्ट चेकिंग या परीक्षण जांच में उन्हीं नमूनों को या उन्हीं मदों को चुनना चाहिए जो व्यवसाय की समस्त गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करें। यानी जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि वो समस्त व्यवसाय की गतिविधियों को प्रतिनिधित्व करने वाला हो। हमें ऐसा सैंपल नहीं चुनना चाहिए जो कि व्यवसाय की गतिविधियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। इस सैम्पलिंग के मेथड को भी अंकेक्षक को हमें प्रतिवर्ष बदलते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि परीक्षण जांच करवाने से क्या क्या लाभ है। सबसे पहला लाभ है हमारा समय की बचत। जब बड़े बड़े व्यावसायिक संस्थान होते हैं वहाँ पर अनेक लेखांकन व्यवहार होते हैं और सभी मदों का विस्तृत जांच संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षण जांच अपनाकर हम सही समय की भी बचत कर सकते हैं और उससे हम सही परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा, समय की बचत होगी और उसे सही परिणाम प्राप्त होंगे, तो इससे हमारी जो शक्ति बची है वो हम अन्य कार्यों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे परीक्षण जांच हमारा बहुत ही उपयोगी होता है। इसके साथ साथ ही बड़े व्यवसायों में भी अंकेक्षण कार्य की शीघ्र समाप्त होती है। तो जो बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाएं होते हैं वहाँ प्रत्येक व्यवहार का हम विस्तृत जांच नहीं कर पाते हैं, प्रत्येक व्यवहार के प्रत्येक पहलू का जांच नहीं की जा सकती। तो वहाँ पर अक्सर टेस्ट चेकिंग ही यानी परीक्षण जांच ही अपनाई जाती है। तो परीक्षण जांच अपनाने से क्या होता है, अंकेक्षण कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तो अंकेक्षण कार्य शीघ्र समाप्त होने के पश्चात व्यवसाय अपने आगे की कार्यवाही भी पूरी शीघ्रता से पूरी कर सकता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का महत्व बढ़ जाना। परीक्षण जांच वहीं पर अपनाई जा सकती है जहां पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ होती है। यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुदृढ़ एवं विश्वसनीय नहीं हो तो हम वहाँ पर परीक्षण जांच नहीं अपना सकते, वहाँ पर हमें विस्तृत जांच करनी होगी। तो ऐसी स्थिति में परीक्षण जांच आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का महत्व भी बढ़ाता है। अब इतनी महत्वपूर्ण होने के पश्चात भी परीक्षण जांच के कुछ दोष वगैरह है, तो वो हमारे दोष इस प्रकार है कि त्रुटियों एवं कपटों का छिपा रह जाना। चूँकि परीक्षण जांच के अंतर्गत प्रत्येक लेखांकन व्यवहार का जांच नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में कुछ मदें ऐसी हो जाती है जिनको हमने सैंपल के रूप में नहीं चुना है, यानी वो सैंपलिंग में चुनने से रह गई है और उनमें कोई गबन किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में जो इकाइयाँ सैंपलिंग के लिए नहीं चुनी जाती है उनमें त्रुटियां एवं कपटों का छिपा रह जाना संभव रहता है। इससे यदि उसमें त्रुटि और कपट छिपा रह जाता है तो इसमें हमारी जांच भी विश्वसनीय नहीं हो पाती है। जब जांच विश्वसनीय नहीं होगी तो अंकेक्षक का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें
परीक्षण जांच के द्वारा अंकेक्षक अपने जांच कार्य को तो कम कर सकता है, लेकिन अपने उत्तरदायित्व को कम नहीं कर सकता। तो इस तरह से कोई भी ऐसे व्यवहार जिसके कारण से कपट और त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए अंकेक्षक को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। व्यवसाय के कर्मचारी का असावधान हो जाना। जब लेखांकन के प्रत्येक पहलू या प्रत्येक मत की जांच नहीं की जाती है और कर्मचारियों को पता चलता है कि परीक्षण जांच होगी, तो वो भी असावधान हो जाते हैं और जांच कार्य भी अधूरा रह पाता है। कूचक्र का कायम होना। जब कर्मचारी असावधान हो जाते हैं, यानी उनका कार्य विश्वसनीय नहीं रह पाता है, तो गलतियां अधिक होगी और वो यदि परीक्षण जांच में पकड़ में नहीं आएगी, तो ये आगे से आगे जो रूटीन वर्क है, जो गलतियों का चक्र है, वो चलता ही जाएगा। इससे एक कुचक्र कायम हो जाता है।